जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी के द्वारा क्वेश्चन बैंक का जो थर्ड एडिशन निकाला गया है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध उत्पाद दरोगा का 64 पोस्ट का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम जो है 28/1/2024 को हुआ था। तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए या फिर इस क्वेश्चन को देखते हुए आप आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है दरोगा का, उसके क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो मानव नेत्र गोलक का व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मैं सेट बाय सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी इसका हम लोग जो है रात में 10:05 या 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और टेलीग्राम के VC में हम लोग खुद ही बैठ के अपने से डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कशन कर लिए हैं। आगे का डिस्कशन जो है 70 से 100 तक अब वो आज हम लोग करेंगे। तो आप लोग को अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बाकी अपने टेलीग्राम पे अभी बहुत सारा चीज़ चल रहा है, उसके लिए मैं एक पर्सनल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बस टाइम का थोड़ा इशू है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा बहुत जल्द। चलिए नेक्स्ट आगे का पॉइंट देख लेते हैं। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। कैसी आकृति होती है? गोलाकार होती है। तथा इनका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक के एक द्विपक्षीय और गोलाकार संरचना है। नेत्र गोलक कैसा है? एक द्विपक्षीय मतलब दोनों पक्ष का और गोलाकार संरचना है, जिसमें दृष्टि के रिसेप्टर्स कोशिकाएं होते हैं। कैसी कोशिकाएं? रिसेप्टर्स कोशिकाएं होते हैं। यह एक साधारण कैमरे की तरह निर्मित होती है। कैसी निर्मित होती है? साधारण कैमरे की तरह निर्मित होती है। नेत्र गोलक लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अगर नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है वो बढ़ गया है। तथा नेत्र लेंस का अधिक उत्तल हो जाना। अधिक उत्तल का मतलब अधिक बढ़ जाना, अधिक बड़ा हो जाना। तो ये हो जाएगा आपका कि उसकी फोकस दूरी का मान जो है सामान्य आँख जो है उसकी अपेक्षा घट गई है। उसके फोकस दूरी का जो मान है सामान्य आँख जो नॉर्मल आँख होती है उससे घट गई है। एवं इन दोनों कारणों से वस्तुओं से आने वाले समानांतर किरणें रेटिना पर फोकस नहीं होती, बल्कि उससे पहले या अनंत पर चला जाता है। अतः प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने, इसके लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा था इसके बारे में, जो ये बुक है और इसका जो डिस्कशन दिया हुआ है, इससे हम जो है एक नोट्स तैयार करेंगे। लेकिन समय मेरे पास थोड़ा कम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। फिर भी हम सोचे हैं आप लोगों को बता देते हैं। और कैसा नोट्स तैयार करेंगे? वो नोट्स जो होगा वो 1 लाइनर नोट्स होगा। कैसा होगा? 1 लाइनर नोट्स होगा। उसे हम तैयार करेंगे और उसके थ्रू हम यूट्यूब पे लाइव आके और उसके बाद क्लास लिया करेंगे। लाइव मतलब ऐसे ही लाइव आएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा सेट बाय सेट। लेकिन बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा उस पर आप लोग दरफराइएगा नहीं, समय लगेगा उसमें। नेक्स्ट है, 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? तो 1861 में जो है संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। किसको? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को 1861 में इटली का राजा घोषित किया गया था। 1849 में विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का राजा बना। विक्टर इमैनुअल जो है कब बना था? 1849 में। ठीक है, उसका सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था काबूल को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना। उसका महत्वपूर्ण निर्णय क्या था? काबूल को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेज़नी ने किया। किसने किया? जोसेफ मेज़नी ने यंग इटली की स्थापना कब किया था? 1831 में। इसे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यंग इटली की जो स्थापना है 1831 में जोसेफ मेज़नी के द्वारा किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? जोसेफ मेज़नी का है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यह वक्तव्य या कथन किसका है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो। इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेज़नी को माना जाता है इटली के एकीकरण का जनक। मेज़नी द्वारा इटली वासियों को संघर्ष की चेतना से भर देने के कारण इटली का आत्मा भी कहा जाता है। इटली का आत्मा क्यों कहा जाता है मेज़नी को? क्योंकि ये जो है इटली वासियों को संघर्ष की चेतना से भर दिए थे। मेज़नी एक विचारक होने के साथ साथ कवि भी था। उसने कविताओं के माध्यम से इटली वासियों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आदर्श का
प्रसार किया था। नेक्स्ट है गैरिबाल्डी लाल कुर्ता नाम से सेना का संगठन किया था। आपसे पूछ सकता है कि लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया, तो गैरिबाल्डी ने किया था। आपसे पूछ सकता है इटली का आत्मा किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि इटली का एकीकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। और आपसे पूछ सकता है कि यह कथन किसका है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो, ये भी जो है मेजनी का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरिबाल्डी इटली की स्वतंत्रता और एकता के लिए अथक प्रयत्न करने वाला योद्धा था। आरंभ में गैरिबाल्डी मेजनी के पक्ष में था, लेकिन बाद में वह काबूल के पक्ष में आ गया था। बाद में वह कहाँ आ गया था, काबूल के पक्ष में आ गया था। 1852 ईस्वी में काबूल सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री बना। कब बना, 1852 में जो है काबूल सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री बना। काबूल इल रिसोर्गिमेंटो नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये समाचार पत्र है, इसे आप लोग कहीं पे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इल रिसोगिमेंटो किसका समाचार पत्र है, या फिर इसके समाचार संपादक कौन थे, काबूल था। इसी काबूल के दिशा निर्देश में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। इसी काबूल के दिशा निर्देश में इटली का एकीकरण जो है वो संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शिलालेख का अध्ययन कहलाता है पुरालेख। क्या कहलाता है, पुरालेख कहलाता है। पुरालेख का इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्राफी। देखिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ऑप्शन में पुरालेख दिया है और ऑप्शन में नन ऑफ दीजिए, यानी इनमें से कोई भी दे दिया है। और पुरालेख का इंग्लिश होता है एपिग्राफी, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को याद रहता है एपिग्राफी। तो हम लोग क्या करते कि इनमें से कोई नहीं मार देते और आंसर जो है वो गलत हो जाता। शिलालेख चट्टानों, स्तंभ, पत्थर, स्लैब, तांबे की प्लेटों, इमारतों की दीवार और मंदिरों के भागों पर देखे जाते हैं। एगेस्ट्रोलॉजी जो है घास का अध्ययन। पुरातत्व भौतिक अवशेष के माध्यम से प्राचीन और हाल ही में मानव अतीत का अध्ययन है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम प्रसिद्ध हुए थे। भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल और इतिहास के लिए कौन प्रसिद्ध हुए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि किसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है, वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालघाट किस राज्य में स्थित है, तो बालघाट जो है वो मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पढ़ लेते हैं, सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित बालघाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मैग्नीज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है बालघाट, मैग्नीज उत्पाद के लिए। यहाँ बालघाट का अर्थ है घाटों के ऊपर एक शहर। बालघाट का क्या अर्थ है, बालघाट का अर्थ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालघाट का क्या अर्थ है, तो आप उसका जवाब दीजिएगा घाटों के ऊपर एक शहर। बालघाट में प्राकृतिक मनोरम दृश्यों में नस्लेहार बांध, प्राकृतिक मनोरम में दृश्यों में जो है नस्लेहार बांध, धूती बांध, गांगुल पारा झरना शामिल है। क्या क्या शामिल है, देखिए बालघाट में क्या क्या है, सीधा सीधा ये जानिए। बालघाट में जो है नस्लेहार बांध है, धूती बांध है और गांगुला पारा झरना शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है बेनगंगा नदी यहीं से होकर गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेनगंगा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा कि बेनगंगा नदी जो है वो मध्य प्रदेश से गुजरती है। आपसे पूछ देगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं से होकर गुजरती है, तो आप जवाब दीजिएगा कि बेनगंगा नदी जो है वो सतपुरा पर्वत श्रृंखलाएं से होकर गुजरती है। और कहाँ से होकर गुजरती है, तो आप जवाब दीजिएगा कि बालघाट से होकर गुजरती है। ठीक है। बालघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात 1021 वाला जिला है। आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बालघाट हो जाएगा, जो कितना है 1021। अब परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहा जाता है, इंदौर को। मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश का मुंबई है इंदौर। नेक्स्ट है भारत का इथोपिया, भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिला मध्य प्रदेश, उदयगिरी की गुफाएं किसे कहा जाता है, तो विदिशा जिला मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं पेपर मिल नेपानगर में है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं पेपर मिल कहाँ है, नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। राम रोटी योजना जो कि नवंबर 2010 से चल रहा है, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में शुरू हुआ है। अब नेक्स्ट आइए, भारत में कुछ प्रमुख घाटी एवं राज्य। बराक घाटी किस राज्य में है, तो बराक घाटी है असम में। बसपा घाटी कहाँ है, बसपा घाटी है हिमाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र घाटी है असम में। बराक घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी असम में है और बसपा घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। एक सेकंड थोड़ा पतला कर देते हैं। चलिए, बसपा घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। फिर से पूछ रहा हूँ कि बराक घाटी कहाँ है, असम में। ब्रह्मपुत्र घाटी है असम में और बसपा घाटी है हिमाचल प्रदेश में।
दाहानु घाटी जो कि जम्मू कश्मीर है। दाहानु घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। बिहिंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। बिहिंग घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हर की दून घाटी उत्तराखंड में। हर की दून घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। खूंटी घाटी उत्तराखंड। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। नुब्रा घाटी लद्दाख और शांत घाटी केरल। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे इसका। बराक घाटी असम। बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र घाटी असम। दाहानु घाटी जम्मू कश्मीर। बिहिंग घाटी अरुणाचल प्रदेश। हर की दून घाटी उत्तराखंड। खूंटी घाटी उत्तराखंड। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। नुब्रा घाटी लद्दाख। शांत घाटी केरल। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट तो ऐसे शांत घाटी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन आगे की भविष्य को एग्जाम के देखते हुए अगर हम लोग इंपॉर्टेंट देखें तो दाहानु घाटी जो कि बहुत कम देखने को कहीं कहीं क्वेश्चन में मिलता है, तो जम्मू कश्मीर। और बिहिंग घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और ये खूंटी घाटी उत्तराखंड में। ये तीन नेक्स्ट एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। अगर मेरा डिस्कशन आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जितना आप लोग शेयर कीजिएगा, देखिए आप लोग थोड़ा सा कमजोरी कर दीजिएगा शेयर और लाइक कमेंट में, तो इधर मेरे तरफ से भी थोड़ा सा कमी हो जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ मेरे लिए यही है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन BRO भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण और सुरंग बनाने का कार्य करती है। देखिए मैं जब भी आता हूँ वीडियो बनाने तो आप देखते होंगे मैं कोई भी फालतू बात नहीं करता हूँ। टाइम वेस्ट करने की मतलब एक सेकेंड भी मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अपने मन से अगर जो है लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हैं, शेयर करते नहीं, तो थोड़ा सा लगभग 5-10 सेकेंड हम आप लोग का एक्स्ट्रा ले लेते होंगे, तो इस 5-10 सेकेंड से थोड़ा सा मूड फ्रेश भी हो जाता होगा। नेक्स्ट है, इस संगठन की स्थापना जो है 7 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BRO सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा 7 मई 1960। आपसे पूछा जा सकता है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप जवाब दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू। और आपसे पूछा जाएगा कि BRO का मुख्यालय कहाँ है, तो BRO का मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, यह संगठन किस, आपसे पूछा जाएगा कि BRO जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपका जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है BRO। नेक्स्ट है, 7 मई 2023 को देश भर की सभी टुकड़ियों ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया था। नेक्स्ट है, परीक्षा उपयोगी राष्ट्रीय संस्थान और संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन का मतलब है DRDO, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म कहिए तो इसरो हो गया, जिसकी मुख्यालय है बेंगलोर और इसकी स्थापना 1969 यानी 1969 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, 1935 में इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल को। और ये जो है DRD ने इसरो की स्थापना 15 अगस्त को हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुआ है? 15 अगस्त को। और मुझे कमेंट बताइए कि DRDO की स्थापना का डेट बताइएगा। 1958 में तो हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट क्या है कमेंट में बताइए। मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय दिल्ली है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, और स्थापना 1986 में हुआ था। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसका मुख्यालय मुंबई है, स्थापना 1928 में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप इसका जवाब दीजिएगा 1927। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927, इसे भी ध्यान रखना है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। और भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई है और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 30 सितंबर 2023 को BRO के 28वें महानिदेशक का पदभार संभाला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में BRO के महानिदेशक कौन हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। और ये कब पदभार लिए हैं? 30 सितंबर 2023 को। ये कितने नंबर के महानिदेशक हैं? तो 28वें महानिदेशक हैं। देखिए गलती से आज 29 सितंबर है और वीडियो आपको रात में मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज से मानिए तो एग्जैक्ट 1 साल पहले ये लिए थे पदभार, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। 1986 में भारत में उपभोक्ता हितों के लिए 1986 में ये अधिनियम संरक्षण लाया गया था। नेक्स्ट है,
यह उपभोक्ता की समस्याओं और इससे संबंधित मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषद तथा अन्य प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। इससे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। जब भोपाल गैस त्रासदी हो गया था तो संविधान का अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में आया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। और नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में आया है। आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1986 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब आया है? 2010 में। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया है? 2013 में। और फिर से है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी में मिला दुर्लभ टैटलम क्या है? तो सतलज नदी में मिला दुर्लभ टैटलम एक धातु है। क्या है? धातु है। इसकी खोज आईआईटी रोपर के शोधकर्ताओं ने किया था। कौन किया इसका खोज? आईआईटी रोपर। टैटलम का परमाणु क्रमांक कितना है? 73। टैटलम का परमाणु क्रमांक कितना है? 73 है। यह भूरे, भारी और अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। इसका गलनांक भी अत्यंत उच्च होता है। इसका गलनांक कितना होता है? अत्यंत उच्च होता है। टैटलम से बने कैपेसिटर्स छोटे आकार में अधिक बिजली भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। खनन मंत्रालय के विशेषज्ञों की एक समिति ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों के संग्रह को मान्यता दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खनन मंत्रालय के विशेषज्ञों की एक समिति ने भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण खनिज को संग्रह को मान्यता दिया है? तो 30। इसे ध्यान रखना है, 30, जिसमें टैटलम भी शामिल है। आपसे पूछा जाएगा टैटलम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो टैटलम का परमाणु क्रमांक 73 है। और इसका गलनांक कैसा होता है? जिसका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटिनम के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो प्लेटिनम के विकल्प के रूप में किसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग? टैटलम का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों जैसे सर्जिकल उपकरण और प्रत्यारोपण बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खोज सबसे पहले 1802 में एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने किया था। आपसे पूछा जाएगा कि टैटलम की खोज कब और किसने किया था? तो टैटलम की खोज जो है 1802 में एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने किया था। एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने किया था। टैटलम की खोज किसने किया था? एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने किया था। टैटलम धातु को भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और जर्मनी से आयात करता है। टैटलम धातु को भारत जो है कहाँ से आयात करता है? तो टैटलम धातु को भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके और जर्मनी से आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में जो है लिंगानुपात शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम को निर्धारित किया जाता है, जिसमें जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी थे और इंगो कॉल के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि जो मानव विकास सूचकांक है इसका प्रोग्राम से जुड़े कौन अर्थशास्त्री हैं, यानी इसकी शुरुआत कौन किए थे? इसकी शुरुआत जो है महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के थे और इंगे कॉल के द्वारा किया गया था। इसका मान जो है 0 से 1 के बीच होता है। मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में बताइएगा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023, इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें देश शामिल है 191। कितने देश है? 191 देश। जिसमें से स्विट्जरलैंड का रैंक जो है 1 नंबर रैंक पे है और इसका कितना मान मिला है? 0.962। और उसके बाद आप याद रखिए भारत का रैंक है 132। आप देख सकते हैं कि 191 देश में भारत का रैंक है 132 और इसको अंक कितना मिला है? 0.633। एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि में जो है किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि में छिपी बेरोजगारी कहिए या अदृश्य बेरोजगारी कहिए या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहिए, ये सभी एक ही है। तो ये बेरोजगारियाँ जो है कृषि में पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कैसे होती है? छिपी बेरोजगारी इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि कोई छोटा सा काम है, उसमें अब 10-20 लोग यानी पूरा का पूरा फैमिली उस कृषि में लगा हुआ है। खेत उसके पास बहुत कम है और पूरा का पूरा फैमिली उसी खेत में लगा हुआ है। उसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। काम थोड़ा सा है, आदमी बहुत ज़्यादा मिलकर कर रहे हैं।
परछन या छिपी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है, देखिए यहाँ पे दिया है, किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे होते हैं। इसमें सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक व्यक्तियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पुराने उत्पादन इत्यादि। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो है इसमें से हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी ना देना। न्यूनतम मजदूरी नहीं देना जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ मामला 1982 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उन्हें मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार से वंचित करने के तुल्य है और यह जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। फिर उसके बाद आ जाइए मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमा पूर्व जीवन जीने का अधिकार माना गया है। नेक्स्ट है साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि यह अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है जो सर्वथा उचित है। अनुच्छेद 21 में महत्वपूर्ण अधिकार है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूर करने के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार और फिर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। नेक्स्ट है खाली स्थान को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है। ही वॉज जीलस ऑफ हर सक्सेस। ऑफ हर सक्सेस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है कि किस वर्ड के साथ क्या जो है प्रीपोजिशन लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एब्जॉर्ब के साथ इन लगता है। एब्जॉर्ब के साथ क्या लगता है इन, बिलीव इन, कन्फाइड इन, इन्वॉल्व इन, लुक एट, लुक के साथ एट, मार्वल एट, पॉइंट एट, स्माइल एट, स्टार्ट एट, विंक एट, एक्वाइंट विथ, एग्री विथ, एसोसिएट विथ, कंसाइड विथ, एक्सेप्ट फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डिवेयर फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम और आर्ग्यू अबाउट, आस्क के साथ अबाउट और फिर थिंक अबाउट, वरी अबाउट, एक्सपोज के साथ टू लगता है, डिवोट टू, डेडिकेट टू, प्रोन टू, कन्वर्ट टू, लीड टू। नेक्स्ट है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्मैश लगाकर बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का रिकॉर्ड बनाया है। यह है 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो देख लीजिए सात्विक साईराज ने यह स्मैश 14 अप्रैल 2023 को लगाया है। ठीक है, सात्विक साईराज ने अभी हाल ही में चिराग शेट्टी के साथ मिलकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का खिताब जीता है। हंगुल क्या है? हंगुल जो है एक कश्मीरी हिरन है। हंगुल जो है एक कश्मीरी हिरन है। अगर आप फर्स्ट सेट में देखे होंगे तो हंगुल परियोजना से संबंधित दिया हुआ था। तो नेक्स्ट हंगुल परियोजना कब आया था देखिए यहाँ भी दिया हुआ है 1970 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उत्तर भारत, पाकिस्तान, खासकर कश्मीर में पाए जाने वाला लाल हिरन का नस्ल है। कश्मीर का दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान इस हिरन के लिए प्रसिद्ध है। यह जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु है। जम्मू कश्मीर का राज्य पशु क्या है? हंगुल। हंगुल का वैज्ञानिक नाम है सर्वस एलाफस हंगुल। हंगुल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सर्वस एलाफस हंगुल। पहली बार अल्फ्रेड वैगनर द्वारा 1844 में इस प्रजाति को चिन्हित किया गया था। पहली बार जो है किसके द्वारा हंगुल को चिन्हित किया गया था? तो अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा 1844 में चिन्हित किया गया था। IUCN के रेड डेटा बुक में हंगुल को विलुप्त प्राय पशु घोषित किया गया है। हंगुल परियोजना का शुभारंभ 1970 में किया गया। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लेते हैं। भारत राज्य के राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा गौर जिसे बैल भी कहते हैं, झारखंड का हाथी, ओडिशा का सांभर हिरन, पंजाब का काला हिरन, राजस्थान का चिंकारा, आंध्र प्रदेश काला हिरन, पंजाब और आंध्र प्रदेश दोनों का काला हिरन है, गुजरात का एशियाई शेर, महाराष्ट्र का विशालकाय गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश किस खेल से संबंधित है? तो जी आकाश जो है वो शतरंज खेल से संबंधित है। जी आकाश किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से। और ये 66 में ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। और 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है? पी श्याम निखिल। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि। आपसे पूछा जाएगा विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पियर होता है।
विद्युत धारा I बराबर आवेश Q बाय समय T। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी उत्सव जो है वो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अब देख लीजिए उत्सव और राज्य, संबंधित राज्य, खीर भवानी जम्मू कश्मीर, सिंधु दर्शन लद्दाख, नुआखाई वाली यात्रा ओडिशा, तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश, संगाई मणिपुर, नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश, गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में, बोनालू बाथुकम्पा ये तेलंगाना में, उत्तरायण वेस्तु वरस गुजरात में, फूलदेई उत्तराखंड में। फिर से देख लीजिए खीर भवानी किस राज्य का है? महत्वपूर्ण उत्सव जम्मू कश्मीर का, सिंधु दर्शन लद्दाख का है, नुआखाई वाली यात्रा उड़ीसा का है, तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश का है, संगाई मणिपुर का है, नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, बोनालू या बाथुकम्पा तेलंगाना का है, उत्तरायण वेस्तु वरस जो है गुजरात का है और फूलदेई जो है उत्तराखंड का है। नेक्स्ट बमाको किस देश की राजधानी है? बमाको जो है ये माली की राजधानी है। माली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, माली की मुद्रा जो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। कार्यकारी भाषा इसका फ्रेंच है। आदर्श वाक्य जो है माली का है अन पीपल अन वट यूने फोई, फ्रेंच। इसका हिंदी है कि एक लोग एक साक्ष्य एक विश्वास। 22 सितंबर 1960 को सूडान और सेनेगल ने फ्रांस की आज़ादी पाकर माली फेडरेशन के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, देश और उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और इसकी मुद्रा क्या है? रैंड है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, इसकी मुद्रा डॉलर है। तो चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग और इसकी मुद्रा क्या है? कोरोना है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इसकी मुद्रा रिवीनिया है, इसे बहुत ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा जो है क्रोन है। डेनमार्क का मुद्रा याद रखिएगा क्रोन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा इसका डॉलर है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, मुद्रा इसका डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोमेरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? लोमेरू हाथी रिजर्व जो है यह है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। इसका लक्ष्य हाथियों को अस्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। छत्तीसगढ़ के अन्य संरक्षित क्षेत्र जो हैं अचान कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बादल खोल तिमोल पिंगला हाथी उद्यान, हाथी अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के। फिर से देख लीजिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा संरक्षित क्षेत्र है। अचान कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, बादल खोल तिमोर पिंगला हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। ये सभी जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे जो है 2-3 बार देख लीजिएगा तभी याद हो पाएगा। फिर से एक बार पढ़ेंगे हम लोग। अचान कमार इंद्रावती सीता नदी कांगेर घाटी बादल खोल, अचान कमार इंद्रावती सीता नदी कांगेर घाटी बादल खोल, ये सभी छत्तीसगढ़ में। हाथी कीस्टोन प्रजाति से संबंधित है। हाथी किससे संबंधित है? की स्टोन स्पाइसेस यानी की स्टोन प्रजाति से हाथी संबंधित है। एशियाई हाथी की 3 उपप्रजाति हैं, भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई। एशियाई हाथी की कितनी उपप्रजाति हैं? 3 उपप्रजाति हैं, भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई। नेक्स्ट है भारतीय हाथियों की संरक्षण स्थिति के अनुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 IUCN रेड डाटा बुक में लुप्तप्राय से घोषित किया गया है। सिटीज परिशिष्ट 1। नेक्स्ट है हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की पहल गज यात्रा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से स्टार्ट हुआ एवं शीर्ष बम या बॉल, ये भी जो है हाथी के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट देख लीजिए सिंह भूमि हाथी रिजर्व, ये झारखंड में है। दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व असम में है। मैसूर हाथी रिजर्व कर्नाटक में है। अन्नामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु। पेरियार हाथी रिजर्व केरल। इतांकी हाथी रिजर्व नागालैंड। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल और शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड। शिवालिक हाथी रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल। इतांकी हाथी रिजर्व नागालैंड। पेरियार केरल। अन्नामलाई तमिलनाडु। मैसूर कर्नाटक। दिहिंग पटकाई असम और सिंह भूमि जो है झारखंड में। इसमें ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो याद नहीं रहता है। इतांकी नागालैंड में है और मयूर झरना जो है पश्चिम बंगाल में है और शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड में है।
बैलाडीला की खान किस राज्य में है? तो बैलाडीला की खान जो है छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला क्षेत्र जो है लौह अयस्क का सुपर हाई ग्रेड के रूप में जाना जाता है, जिसमें 66% से अधिक लौह सामग्री होती है। बैलाडीला खदान भारत में पहली बार ओपन कास्ट मशीनीकृत लौह अयस्क खदान है, जिसके लिए एनएमडीसी द्वारा डीपीआर तैयार किया गया था। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक है। बैलाडीला से लौह अयस्क जापान और दक्षिण अफ्रीका को निर्यात किया जाता है। बैलाडीला से लौह अयस्क कहाँ कहाँ निर्यात होता है? जापान और दक्षिण कोरिया को। जापान और दक्षिण कोरिया को। परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्य देख लीजिए। लौह अयस्क उत्पादन में भारत के शीर्ष 4 राज्य हैं, क्रमशः ओडिशा सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटक और झारखंड। सबसे अधिक उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद झारखंड। एवं विश्व में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, ये 3 देश जो हैं उत्पादक विश्व में सबसे शीर्ष स्थान पे हैं, और चौथे स्थान पे जो है लौह अयस्क में उत्पादन में भारत है। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, मैसिव, हर्मेटाइट, मैग्नेटाइट, टाइटेनोम मैग्नेटाइट और पिस्लोटिक आयरन स्टोन। नेक्स्ट है भारत के अन्य लौह अयस्क खदान एवं राज्य हैं। रत्नागिरी, चांदा जो है महाराष्ट्र में है। सिंहभूमि, पलामू और हजारीबाग ये कहाँ है? झारखंड में है। और फिर आप आ जाइए बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर लौह अयस्क खदान जो है वो छत्तीसगढ़ में, और क्योंझर और मयूरभंज उड़ीसा में है। बेलारी, चित्रदुर्ग कर्नाटक में। बेलारी और चित्रदुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। रत्नागिरी, चांदा महाराष्ट्र में है। सिंहभूमि, पलामू और हजारीबाग झारखंड में है। बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। क्योंझर, मयूरभंज उड़ीसा में। बेलारी, चित्रदुर्ग कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयास को बढ़ावा करना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 2-3 दिसंबर 1984 को रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपना जान गंवा दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यह दिवस प्रदूषण दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है? तो 2-3 दिवस 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उसमें जिन जान जो गंवाए थे उन्हीं के नाम पे या उन्हीं दिवस पे, उन्हीं की याद में जो है ये प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसी त्रासदी के बाद भारत में यह दिवस मनाया जाने लगा। थीम 2023 में इसका क्या था? स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। पूछा जाएगा कि प्रदूषण दिवस का थीम क्या था, तो ये हो जाएगा स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। नेक्स्ट है एड्स दिवस 1 दिसंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो कि 3 दिसंबर है। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल कौन लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय। ये पोर्टल जो है G20 शिखर सम्मेलन पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना ग्रामीण महिलाओं की सम्मानित करने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर 4थे विश्व सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा विशेष दिवस के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है ग्रामीण महिलाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रामीण महिलाओं दिवस का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब से मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर 2008 से। इस नए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना महासभा ने 2007 में अपने संकल्प 62/136 में की थी। 62/136। नेक्स्ट है थीम इसका क्या था? 2023 में इसका थीम क्या था? तो 2023 में जो इसका थीम था ग्रामीण महिलाओं सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करती है। नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है? तो वो हो जाएगा मछली। मछली के शरीर में जो है केवल एक ही बार रुधिर जो है हृदय में जाता है एक चक्र में। ठीक है। और रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन कि किसके शरीर में एक चक्र में 2 बार रक्त जाता है? ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है मछली में बंद एवं एकल परिसंचरण होता है जिसमें रक्त को एक सिकुड़ा हुआ हृदय द्वारा उदर महाधमनी के माध्यम से गलफड़ों तक पंप किया जाता है। अधिकांश मछलियों में हीमोग्लोबिन के साथ साथ न्यूक्लिएटेड लाल रक्त का प्रवाह किया जाता है। मछलियों में प्लेटलेट्स के बजाय एरिथ्रोसाइट पाए जाते हैं। मछलियों में प्लेटलेट्स के बजाय क्या पाए जाते हैं? एरिथ्रोसाइट। पोषक तत्वों का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 9322 यानी 9322 किलोमीटर है, जो रूस में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन का निर्माण कार्य वर्ष 1891 से 1916 तक हुआ था। कब से कब तक? 1891 से 1916 तक जो है ट्रांस साइबेरियन का निर्माण हुआ था और इसका अन्य नाम है पार साइबेरियन रेल मार्ग। पार साइबेरियन रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग पश्चिम सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। कनाडाई प्रशांत रेलवे कहाँ से कहाँ तक है? तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। कनाडाई प्रशांत रेलवे जो है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है। नेक्स्ट है ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे पूर्वी सिडनी से पश्चिमी पर्थ तक है। ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे कहाँ से कहाँ तक है? पूर्वी सिडनी से पश्चिमी पर्थ तक है। ट्रांस काकेशियन रेलवे सोवियत संघ से फरगना तक है। ट्रांस काकेशियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक है? सोवियत संघ से फरगना तक है। काहिरा कैपटाउन ट्रांस मिस्र से दक्षिण अफ्रीका कैपटाउन तक है। कॉन्टिनेंटल रेलवे आसवान आदिस अबाबा होते हुए मोम्बास तक है। कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है आदिस अबाबा आसवन से होते हुए मोम्बास तक है। कनाडा राष्ट्रीय रेलवे जो है कनाडा के हैलिफैक्स से ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट तक है। कनाडा रेलवे राष्ट्रीय रेलवे कनाडा के हैलिफैक्स से ब्रिटिश कोलंबिया के प्रिंस रूपर्ट तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पिता द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ हो तो लड़का लड़की होगी। अगर पिता द्वारा एक्स प्राप्त होगा तो लड़की होगी और वाई प्राप्त होगा तो लड़का होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिगर बनाया हुआ इससे आप समझ सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं। किस राज्य में 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है? तो किस राज्य में? मेघालय राज्य में जो है 200 वर्षों से बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है। यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। इसके माध्यम से 18 से 20 लीटर पानी बांस के पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है तथा सैकड़ों मीटर तक पहुंचाया जाता है। तथा कितने मीटर तक? मतलब बहुत दूर तक, यानी सैकड़ों मीटर तक इसे जो है बांस के थ्रू पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग है। मेघालय का क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर है। मेघालय का लिंगानुपात 989 है। मेघालय की मुख्य भाषाएं गारो, खासी, जैंतिया और अंग्रेजी है और मेघालय की जनजाति भी यही गारो, खासी, जैंतिया है। नेक्स्ट है अब मेघालय में ये 3 पहाड़ पर्वत भी हैं। अब मेघालय शब्द का अर्थ है बादलों का घर। मेघालय का अर्थ क्या है? बादलों का घर। उत्तर तथा पूर्व में असम, दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पर्यटन स्थल इसमें चेरापूंजी है, मानसिनराम है, बारापानी गुफाएं हैं, एलिफेंटा जलप्रपात, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है पर्यटन स्थल है मेघालय के। भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा जो है क्रेम लियाट प्राह जो कि मेघालय में स्थित है। राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान मेघालय में स्थित है। राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? मेघालय में स्थित है। नोकली काई 340 मीटर जलप्रपात मेघालय में स्थित है। नोकली काई जिसकी ऊंचाई कितनी है? 340 मीटर जलप्रपात है, मेघालय में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम जो कि चेरापूंजी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता है टिथ, जिसे क्या कहा जाता है? टिथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर है। टाइद क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर है। सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर को टाइल कहा जाता है। सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर को क्या कहता है? टाइल कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा का नाम था। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या था? लिब्रे था और जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग और तीसरा स्टेट जो है बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, किसान और कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि इसमें। प्रथम 2 स्टेट कुलीन एवं पादरी वर्गों के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। पहले और दूसरे स्टेट के लोग जो है कर अदा नहीं करते थे, उन्हें कर में छूट था। नेक्स्ट उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी समाज में अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तु पर लगाया जाता है।
प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 में पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के हित के लिए होती है। फ्रांसीसी समाज 18वीं शताब्दी से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं हम लोग। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पे 20 वर्षों की आयु में बैठा। कब? 1774 में। कौन सा राजवंश का है? बुर्बो राजवंश का। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। फ्रांस ने सन 1793 से 1794 तक के काल में आतंक का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? तो अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में से एक था। नेक्स्ट उल्लेखनीय है कि दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर वारदे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। सन 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया। अंततः फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया है। नेक्स्ट है, वाइमर संविधान जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी के संसद को कहा जाता है राइखस्टाग। क्या कहा जाता है? राइखस्टाग। वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को राइखस्टाग कहा जाता है। सन 1919 में वाइमर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां जर्मन राइख के लिए नया संविधान लिखा गया और उसी वर्ष 11 अगस्त को अपना लिया गया। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 से 1933 तक शाही सरकार के बदले में जर्मन राइख ने कार्यभार संभाला था, जो उस समय जर्मनी का औपचारिक नाम जर्मन राइख ही था। महत्वपूर्ण देश और उनके सांसद देख लेते हैं। रूस के सांसद का नाम ड्यूमा, इजराइल नेसेट, जापान डायट, जर्मनी बुंडस्टैग, मलेशिया दीवान निगारा, पोलैंड का सोजिम बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सोजिम। मलेशिया के संसद का नाम है दीवान निगारा, जर्मनी बुंडस्टैग। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, फ्रांस का नेशनल असेंबली, स्वीडन का रिक्सडॉग। स्वीडन का क्या है? रिक्सडॉग। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो है वो वर्सा था। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था और यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य आयुक्त कौन है? तो भारत में जो मुख्य आयुक्त हैं राजीव कुमार हैं। मुख्य आयुक्त बोले या मुख्य चुनाव आयुक्त एक ही है, जो कि ये 25 में है। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु हुई जो पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले तब तक रहता है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना और फिर चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं से ही हटाया जा सकता है। और फिर भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
प्राथमिक क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कृषि हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, मत्स्य खनन उत्खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल एवं विद्युत आपूर्ति आता है। तृतीय क्षेत्र, यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इससे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे व्यापार हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार, चिकित्सा, बैंकिंग इत्यादि। अब एक नया आया है चतुर्थ क्षेत्र। यह क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान से संबंधित सेवाएं शामिल है। एग्जाम्पल, सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन करना एवं विश्लेषण करना एवं प्रबंधनीय कौशल, तकनीकी कौशल इत्यादि। नेक्स्ट है पंचक क्षेत्र। यह क्षेत्र उच्च विकास, उच्च किस्म के सेवाओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस को शामिल किया जाता है, अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ, जैसे एग्जाम्पल हो गया शोधकर्ता, वैज्ञानिक इत्यादि। और हम लोग आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 32 से हम लोग आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है बड़ा हो जाता है तो बच्चे पढ़ते नहीं, इसकी वजह से हम जो है यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।